नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया वीक के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अभी कल ही 1 जुलाई को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया वीक का लॉन्च किया है। यह डिजिटल इंडिया वीक एक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम होगा जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। हम आपको बता दें कि इस डिजिटल इंडिया वीक का जो मुख्य विजन होगा वो है नागरिकों में व्यवहारिकी हेतु बुनियादी डिजिटल ढांचा तैयार करना, मांगबद्ध शासकीय सेवा उपलब्ध कराना तथा नागरिकों की डिजिटल अधिकारिता। ये 3 मुख्य विजन होंगे इस डिजिटल इंडिया वीक के। हम आपको ये भी बता दें कि इस डिजिटल इंडिया वीक या पूरे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 9 मुख्य स्तंभ होंगे, जिसमें ब्रॉडबैंड हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी का सर्वव्यापी पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस यानी टेक्नोलॉजी के जरिए शासकीय तरीकों में बदलाव, ई क्रांति, सूचना सबके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यानी देशज इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन, व्यवसाय के लिए सूचना व प्रौद्योगिकी तथा अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। हम ये समझते हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इस तरह के किसी भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, सफलता के लिए नागरिकों की सहभागिता तथा नागरिकों की जागरूकता बहुत आवश्यक है। तो आज इसी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तथा डिजिटल इंडिया वीक के संदर्भ में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री आनंद प्रकाश। नमस्कार सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल इंडिया वीक तथा डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है अंडमान निकोबार के परिप्रेक्ष्य में हम आज कहाँ हैं तथा भविष्य में क्या क्या प्लान्स हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने तथा शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कितना तैयार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भारत में हो रहा है वैसे ही हम यहाँ पे भी करें। इस संदर्भ में हमने एक स्टेट डेटा सेंटर बनाया है जो 24 घंटे चलता है। हमने सिटीज़न सर्विस सेंटर बनाए हैं जो काफ़ी जगह फैले हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे अंडमान में ये सिटीज़न सर्विस सेंटर रहें। ये जो यहाँ के निवासी हैं उनके लिए बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो जैसे इनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, जो ज़मीनें हैं इनकी, उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पे कर रहे हैं। और दूसरा ई एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, और जो आपके बिल हैं, बिजली के बिल हैं, इनकी पूरी फैसिलिटी यहाँ पे हो रही हैं। दूसरा जो हॉस्पिटल है, पोर्ट ब्लेयर में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर आपने कोई टेस्ट कराना है उसकी भी रिपोर्ट आपको इसी फैसिलिटी से मिलती है। तो इसलिए जो यहाँ के निवासी हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस फैसिलिटी से। जो पुरानी लंबी लाइनें थी वो थोड़ा कम हो रही हैं और अपने आप घर बैठे ही कई फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को मिल रही हैं। सर, अभी जो एवरेज फुटफॉल हम अगर देखना चाहें तो कितना है? एवरेज फुटफॉल अभी 33,000 तक पहुंच गया है। ये साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ये सेवाएं लागू हैं, तो मुख्य रूप से ये सेवाएं तो दक्षिण अंडमान में लागू हैं। तो आगे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में और व्यापक तौर से इन सेवाओं को लागू करने का कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी वैसे ये सर्विसेज भी मिलती जाएंगी। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि इन विभिन्न सेवाओं की जो कार्यक्षमता है, दक्षता है, उनको बढ़ाने के लिए आईटी एज ए टूल को व्यवहार कर प्रशासन का क्या प्रस्ताव है कि इनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए? बेसिक फैसिलिटी ये है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है कि जितनी सर्विस सेंटर हैं उन अभी चलें और उनको स्टेबलाइज करें। और अभी थोड़े दिनों में 17 सर्विस सेंटर्स और खोल रहे हैं और उनमें सर्विसेज भी दे रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज़। अच्छा, तो कुल मिलाकर अब ये सर्विस 54 हो जाएंगे मेरे ख्याल से। अच्छा,
सर अभी मतलब ये जो डेस्क टू डेस्क जो पेपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे तो इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारा सिस्टम जैसे मॉडर्नाइज होता है, ताकि ऑफिस जो जितने कागज़ घूमते रहते हैं पुराने जैसे टाइम से, वो थोड़े कम हो जाएं। और जो रिडंडेंट एक्टिविटीज़ है उनको भी हम कम करेंगे ताकि जो प्रोसेस है उसको एक तो फैसिलिटीज़ थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देंगे, ताकि एक हमारे जो जैसे आपने कहा जो प्रोसीजर्स हैं उनको एक तो कम करेंगे और दूसरा उन्हें ऑनलाइन करेंगे, ताकि उनसे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले, उनको इमीडिएटली हेल्प मिले। जी, मतलब प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म इज़ रिक्वायर्ड। हाँ जी, दोनों हर एक चीज़ साथ साथ चलती हैं, एक चीज़ करें तो दोनों साथ जाएंगी, इसलिए ये सारा करना पड़ेगा। अंडमान निकोबार प्रशासन की जो ई गवर्नेंस को लेकर जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या क्या हैं सर, हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी रूल जो 2014 का है उसे नोटिफाई कर दिया है। इसमें ये होता है जो भी डिपार्टमेंट है वो पहले बताएगा कि कितनी सर्विस हैं और उसे किस टाइम में डिलीवर करेगा, इसलिए उस पर जिम्मा है कि उसने जितने भी सिटीज़न उनके पास आते हैं जो सर्विस मांगते हैं उन्हें बताएंगे क्या है और कितने टाइम में मिलेगी। इसे कंपलसरी कर दिया है और पूरा ओनस डिपार्टमेंट में है कि वो सिटीजन्स की पूरी मदद करे और उन्हें पूरी सुविधा मिले। सर इस संदर्भ में जो जैसे प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे, तो ई गवर्नेंस से हम एम गवर्नेंस की तरफ भी स्ट्रेस देने का प्रस्ताव है प्रशासन का। आपका सवाल बिल्कुल टाइमली है और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि एम गवर्नेंस की ओर जाएं। इसमें खाली एक ही प्रॉब्लम आ रही है जो अभी टेम्प्ररी है कि मोबाइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। इसमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के एक तो शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म प्लान में ये है कि सैटेलाइट बैंडविड्थ हायर कर रहे हैं, उसलिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश करी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने खुद एक मीटिंग ली थी जिसमें यह तय हुआ था कि 1 GB बैंडविड्थ तक टेलीकॉम बैंडविड्थ थ्रू अ सैटेलाइट लेंगे। तो हमने BSNL को बोला है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी कर रहा है, तो वो हमारी इसरो से ये सैटेलाइट हायर कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो जैसे कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक 1 GB की बैंडविड्थ होएगी। उससे पूरे अंडमान में मोबाइल कनेक्टिविटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा और ब्रॉडबैंड में आएगा। इसलिए जो हमारी आशा है कि हर आदमी के पास ब्रॉडबैंड होए, ये इस साल के एंड तक काफ़ी सक्सेस मिलेगा। दूसरा ये है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान भी है, उसमें ये है कि अंडरग्राउंड अंडर सी केबल अभी डालना है। उसके लिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एक प्रपोज़ल बनाई है जो काफ़ी देर से चल रही थी, अब उसका फाइनल कंक्लूजन आ रहा है और 2-3 महीने में उससे अप्रूवल मिलेगा। ये सारा पैसा वो सारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फ़ंड से आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के थ्रू रन कर रही है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अनुमान है कि 1600 करोड़ होएगी। तो ये जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होएगा 2 साल तक कंप्लीट हो जाएगा। उससे ये बेनिफिट होएगा कि मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे पूरे देश में है या पूरे विश्व में है, वैसे ही अंडमान निकोबार में भी मिलेगी। जैसे कि आपने बताया, इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सफलता के लिए एक रोबस्ट कनेक्टिविटी एक केंद्र बिंदु है, जिसके बिना ये सपना, ये महत्वाकांक्षी सपना सच हो नहीं सकता। आपने हमें शॉर्ट टर्म जो प्लान्स हैं उसकी जानकारी दी, जैसे इस साल के एंड तक हमें 1 Gbps कनेक्शन मुहैया हो जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है सर, जो ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करते हैं या बात सुनते हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि क्या आगे की प्लान्स हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, ये जो अंडर सी केबल है, दिस विल प्रोवाइड द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर और आगे भी और भी हैवलॉक तक और कार निकोबार और कैम्बल बे तक जाएगा। इससे कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और जैसे मैंने कहा था कि जितना पूरे देश में है या पूरे विश्व में है उतनी ही फैसिलिटी अंडमान में होएगी। इससे ये फ़ायदा होएगा कि यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है, हम सोच रहे हैं कि
बड़ी बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर की देश से आएंगी और अपने सेंटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो एजुकेटेड हैं और ऐसे सेंटर्स के लिए आइडियली सूटेड हैं, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल सकती हैं बिकॉज़ ये सेंटर्स विल बी नॉन पोल्यूटिंग और सॉफ्टवेयर के लिए दे विल बी द आइडियल फॉर द लार्ज कंपनीज। हैवलॉक जैसी जगह में हो सकता है, पोर्ट ब्लेयर में हो सकता है, पर ये फ्यूचर का है। आज की डेट पे तो जब तक ये केबल नहीं आएगा इसको थोड़ा प्लान को होल्ड में रखना पड़ेगा। सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दूर दराज द्वीप हैं, जो अंतर्द्वीपीय हैं, वहाँ पे जो टेलीकॉम परिसेवा है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारे क्या प्रावधान है सर? इसमें अंडमान निकोबार सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है। सबसे पहले हमने कहा था कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि वो एक स्टडी कराएं कि यहाँ पे इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी के लिए क्या है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को हमने टेलीकॉम मिनिस्ट्री को दिया है और वो पूरी तरह से फॉलो अप कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगले 2-3 सालों में जो ये मोबाइल कनेक्टिविटी है बोथ इन पोर्ट ब्लेयर एज वेल एज इंटर आइलैंड बहुत इम्प्रूव करेगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जैसे पूरे देश में है वैसा ही होएगा। सर, आपने काफ़ी सारी बातें बताई। मैं ये कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले डिजिटल इंडिया वीक के तहत आपका जनता के लिए, क्योंकि नागरिक हिस्सेदारी, नागरिक प्रतिभागिता हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, तो जनता के लिए आपका संदेश क्या है सर इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में? मैं जनता के लिए ये कहूँगा कि उन्हें हमने जो भी फैसिलिटीज़ लॉन्च करी हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें, और दूसरा ये बताएं हमें कि कहाँ पे कमी है और कैसी क्वालिटी है और क्या क्या और चाहते हैं। इसके लिए 2 चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। एक तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है जिस पे आप पूरा यूज़ करें और उसी से ही आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा एक पोर्टल 7 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी यही फैसिलिटीज़ होंगी जो आप पूछ सकते हैं क्या क्या कैसी सर्विस है, और दूसरा ये भी बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को और क्या करना चाहिए। इससे पूरा फीडबैक मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसकी पूरी इस्तेमाल करें ताकि सारा बेनिफिट उन्हें ही मिले। सर, आप इस चर्चा में हमारे साथ भाग लिए। दूरदर्शन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के ज़रिए आपने नागरिकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।